नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 28 दिसंबर 2021 और आज का दिन है मंगलवार। तो क्वेश्चन आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कुछ दिन के लिए जो है वीडियो स्थगित हो गया, आपको नियमित रूप से वीडियो नहीं मिल पाया, इसके लिए मेरे व्यक्तिगत कारणवश। लेकिन अब यानी आज से आपको नियमित रूप से 6 बजे प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला सेशन जो है टुडे इन हिस्ट्री, यानी आज का दिन जो है इतिहास में किस तरह से जाना जाता है। तो जो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है भारतीय नेशनल कांग्रेस INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आज ही के दिन 1885 में हुई थी। यानी 28 दिसंबर 1885 के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो मुंबई में हुआ था। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में हुआ था। में पहली बार जो है 72 यानी 72 लोग जो है पार्टिसिपेट किए थे। ऐसा माना जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना अंग्रेजों के तरफ से एक साजिश थी कि जो भारत में उस समय तक जो तितर बितर डिमांड उठ रहे थे, जो जगह जगह आंदोलन हो रहा था, उसको क्यों न एक राजनीतिक रूप दिया जाए और उनको शांत किया जाए। जो अलग अलग तरफ से डिमांड उठ रहे हैं या आंदोलन हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, उसको एक राजनीतिक मंच दे करके और उन लोगों को शांत किया जाएगा। तो इसका जो स्थापना है वो सेफ्टी बॉल्व के रूप में अंग्रेजों ने किया था। इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना में जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो A.O. ह्यूम का नाम आता है। ये ओ ह्यूम जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे और ये शिमला जगह इनको काफ़ी पसंद था, इसलिए इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। जाना क्या जाता है, ये लोग अपनी ही उपाधि अपने आप को दे देते थे, A.O. ह्यूम। तो इनका बहुत योगदान है इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डफरिन। इसको माना जाता है बाद में कि लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कोई किसी भी तरह का ऑफिशियल कम्युनिकेशन लॉर्ड डफरिन और ए ह्यूम के बीच नहीं है, फिर भी जो अनऑफिशियल सोर्सेस होते हैं उनके अनुसार कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही A.O. ह्यूम को कम्युनिकेट किया गया था कि आप कांग्रेस को, आप जो है लीडर्स को जो है कांटेक्ट कीजिए और एक जो है पॉलिटिकल संस्था के रूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है स्थापना किया जाएगा। बाद में हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। हर साल ऑलमोस्ट दिसंबर में इसका अधिवेशन होता था और एवरी ईयर जो कंट्री के अलग अलग हिस्सों में हुआ था, ताकि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक पैन इंडिया पार्टी बनाया जाए, ऑल इंडिया पार्टी बनाया जाए। पहले जो ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना होने वाली थी ये पूना में होने वाली थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूना में इसलिए स्थगित कर दिया क्योंकि उस समय पूना में जो प्लेग फैल गया, उसके बाद इसको रिशेड्यूल करके मुंबई ले जाया गया, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो इसका सारा डाटा इंपॉर्टेंट है। 72 मेंबर पार्टिसिपेट किए। WC बनर्जी चेयरमैन थे। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल थे। सबसे ज़्यादा प्रयास किनका था, A.O. ह्यूम का। A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, आज ही के दिन पहली बार 1895 में किसी कहानी को फिल्म का मूर्त रूप दिया गया था लूमियर ब्रदर्स के द्वारा। लूमियर ब्रदर्स जो थे फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने ही पहली बार जो कहानी पहले कहा जाता था, डांस किया जाता था, उसको एक फिल्म के रूप में यानी चलचित्र के रूप में प्रस्तुत किया। तो आज के दिन को 1895 को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके बाद फिल्म जगत में काफ़ी क्रांति आई। भारत में जो फिल्म का निर्माण का जो शुरुआत हुआ वो सबसे पहले 1913 में जो राजा हरिश्चंद्र मूक फिल्म थी एक, ये जो है दादा साहेब फाल्के के द्वारा ये डायरेक्ट की गई थी और उन्हीं के द्वारा इनका निर्माण
किया गया था। उसके बाद पहली जो बोलने वाली फिल्म बनी वो 1931 में आरदेशन ईरानी के डायरेक्टरशिप में जो फिल्म बनाई गई थी उसका नाम था आलम आरा। और उसके बाद जो सफ़र शुरू हुआ, आज देखते हैं कई फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जॉलीवुड। आज का अगला जो है प्रमुख है वो है हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत का आज ही के दिन 1977 में निधन हो गया था। ये छायावादी कवियों में काफ़ी मशहूर थे। इनके जो समकालीन कवि थे वो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के ये समकालीन थे। इनकी जो सबसे प्रमुख रचना जो एग्जाम में पूछा गया है वो है चिदम्बरा। चिदम्बरा इनकी प्रमुख रचना है जिसमें वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। तो आज का ये सेशन इतना, बढ़ते हैं अगले सेशन की ओर जो है कि करेंट अफेयर सेशन। तो आज का जो पहला करेंट अफेयर है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया आउट कैंपेन इज गोइंग ऑन, यानी निम्नलिखित में से किस देश में इंडिया आउट नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। पहला श्रीलंका, ईरान, मालदीव या बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर है वो मालदीव है। मालदीव और भारत के बीच देखिए हाल ही में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसका नाम है इक्यूवेरिन। इस एक्सरसाइज के तहत इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मालदीव गई थी और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ और इसके बाद ही ये जो है इंडिया आउट कैंपेन मालदीव में शुरू हो गया। अब इसके अनुसार क्या होता है कि यहाँ वहाँ की जो अपोजिशन लीडर हैं, वहाँ के जो एक्स प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसको ऐसा टूल दे दिया और इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मालदीव के जो ज़मीन पे क्या कर रही है और उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए कैंपेन चलाया जा रहा है इंडिया आउट कैंपेन। कहाँ? मालदीव में। अब ये मालदीव में चलाया जा रहा है तो मालदीव के बारे में जान लेते हैं। भारत के नीचे साउथ वेस्ट में एक छोटा सा द्वीप है, मात्र 300 स्क्वायर किलोमीटर का ये द्वीप है। और ये भी द्वीप जो है अगर सुनामी आता है या फिर किसी तरह का क्लाइमेट चेंज के कारण सी लेवल उठता है तो सबसे पहले खतरा इसी पे है। मात्र 300 स्क्वायर किलोमीटर का है। एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है इब्राहिम मोहम्मद सोहिल, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की राजधानी माले है और यहाँ इसका जो स्थापना हुआ था 1966 में वर्तमान स्वरूप में ये आया था। इससे पहले इस पे इंग्लैंड का अधिकार हुआ करता था और इंग्लैंड ने इसको 1966 में आज़ाद कर दिया। उस समय से लेकर के अभी तक जो है ये इसका मुख्य इनकम का जो स्रोत है, फॉरेन करेंसी का जो स्रोत है मालदीव का, वो है टूरिज्म से ही ये सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। भारत का जो मिनिकॉय द्वीप है और मालदीव को जो है 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कई एक प्रकार से पूछा जाता है कि भारत मालदीव को कौन सा चैनल जो है सेपरेट करता है, या भारत मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा डिग्री चैनल है, तो ये जो है 8 डिग्री चैनल। अब ये श्रीलंका है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका के बारे में बाद में जानेंगे, एक और क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। यहाँ पे ईरान है तो ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान देखिए एक मुस्लिम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। 1978 में यहाँ एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको ईरानियन रिवॉल्यूशन के नाम से जानते थे। इससे पहले वहाँ पहलवी वंश का शासन चलता था। ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद इस वंश को हटा करके और वहाँ एक मुस्लिम रिपब्लिक का स्थापना किया गया। ईरान में जो है शिया हैं, जो मुस्लिम समाज में भी शिया और सुन्नी दो गुट हैं। तो ईरान जो है शिया गुट को लीड करता है और सऊदी अरब का नाम सुने होंगे। सऊदी अरब जो है सुन्नी गुट को लीड करता है और इस कारण से इस दोनों में काफ़ी मतभेद है और इस दोनों में के बीच कभी जो है बनता नहीं है और ये दोनों आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो ईरान रिवॉल्यूशन जब 1978 में हुआ और उसके बाद आयतुल्ला खोमैनी वहाँ के हेड बन गए, मुखिया बन गए, जिनको धर्म प्रमुख भी कह सकते हैं। और वही धर्म प्रमुख बनने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को चुनते हैं। वर्तमान में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इब्राहिम रईसी हैं।
ईरान को पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता है। पर्सिया, फारस की खाड़ी आप लोग देखे होंगे मैप में कि फारस की खाड़ी ईरान के नीचे ही है, वो पर्सिया से ही संबंधित है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज इनॉग्रेटेड, यानी हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया? लखनऊ, जेवर, गोरखपुर या अमृतसर? तो इसका जो सही आंसर है वो लखनऊ। अभी देखिए उत्तर प्रदेश का जो है हर दिन चर्चा में रहता है, कारण आपको पता है क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाला है, आए दिन कई चीज़ों का उद्घाटन हो रहा है और उसके बाद नई चीज़ों का जो है शिलान्यास हो रहा है। तो इसी क्रम में जो अगला जो है वो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का स्थापना किया जा रहा है। अब जेवर में आप सुने होंगे कुछ दिन पहले ही, जेवर में सबसे बड़ा, भारत का ही नहीं एशिया का चौथा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्थापना किया जा रहा है। कहाँ? जेवर में। गोरखपुर में अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का एक इकाई, एक यूनिट का वहाँ स्थापना किया गया। अब ये ब्रह्मोस मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन रहा है, तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया और रसिया के सहयोग से बनाया जा रहा है। जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, ये भारत की एक नदी ब्रह्मपुत्रा और रसिया की एक नदी मॉस्कवा के नाम से इस मिसाइल का नामकरण किया गया है ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक तरह का जो है मीडियम रेंज मिसाइल है। इसका कई वर्जन प्रयोग में लाया जा चुका है और डिप्लॉय किया जा चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको लैंड से यानी जमीन से भी छोड़ा जा सकता है, समुद्र से, समुद्री सतह यानी शिप से भी छोड़ा जा सकता है, उसके बाद सबमेरिन से भी छोड़ा जा सकता है यानी पनडुब्बी से भी छोड़ा जा सकता है, पानी के अंदर से भी छोड़ा जा सकता है, और इसके अलावा एयरक्राफ्ट से भी इसको छोड़ा जा सकता है। तो इसका जो है मल्टीपर्पस यूटिलिटी है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस भारत, इंडिया का जो डिफेंस है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये लैंड टू लैंड, लैंड टू एयर, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, हर एक वर्जन में जो है इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया जा चुका है। इसीलिए इसका जो है अब मास लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी रेणुका जी बांध परियोजना जो अभी हाल ही में चर्चा में है वो किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट का अभी जो है शिलान्यास किया गया, यानी फाउंडेशन स्टोन जो है ले डाउन किया गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन मोड में। अब ये रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट जो है बहुत पहले से, करीब 30 साल पहले से इसका जो है प्रायोजन किया गया था, इसका खाका तैयार था। उस समय इसका जो कॉस्ट था मात्र 67,000 करोड़ था, लेकिन अभी इसका जो चला गया है कॉस्ट 3700,000 करोड़ इसका जो है कॉस्ट चला गया है। इसके तहत जो है एक डैम बनाया जा रहा है, और ये डैम बनाया जा रहा है गिरी नाम का एक जो है रिवर है। ये रिवर यमुना की सहयोगी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर नामक डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है। इससे जो है 40 मेगावाट का जो है ऐसा अनुमान है कि बिजली जनरेट किया जाएगा। उसके अलावे इससे दिल्ली और जो जितने भी स्टेट्स हैं, खास करके दिल्ली को पीने का पानी मुहैया कराया जाएगा, और उसके बाद जितने नेबरिंग स्टेट्स हैं जैसे कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ जो है सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है रेणुका डैम प्रोजेक्ट।
अब ये हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सब लोग जानते हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी अनिल बैजल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई प्रोसिक्यूटर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्व प्रोसिक्यूटर फॉर चार्जिंग पीपल विथ क्राइम। किस देश ने लोगों पर अपराध का आरोप लगाने के लिए दुनिया का पहला एआई अभियोजक विकसित कर लिया है? चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया या हांगकांग? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी चाइना। चाइना अभी जो है दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड प्रोसिक्यूटर, यानी एक रोबोट टाइप का रहेगा और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से लोगों को प्रोसिक्यूट करेगा, कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस करेगा और केस लड़ेगा। तो ये है इनोवेशन का दौर और यहाँ पे ये हो रहा है। चाइना इस सब में काफ़ी आगे है भारत की अपेक्षा, क्योंकि चाइना अभी हाल ही में आर्टिफिशियल मून का तो ये परीक्षण कर लिया है। आर्टिफिशियल मून के अलावे आर्टिफिशियल सन का भी जो है ये प्रोग्राम है इसका एक, कि आर्टिफिशियल सन किस तरह से डेवलप किया जाए। यूएई अभी हाल ही में वर्ल्ड का पहला कंट्री या गवर्नमेंट बना जो पूरी तरह से पेपरलेस हो गया, यानी वहाँ सारा काम ऑनलाइन होगा, विदाउट यूजिंग पेपर होगा। सऊदी अरेबिया, अब एक रोबोट का नाम सुने होंगे सोफिया, ये विश्व की पहली रोबोट है जिसको सिटीजनशिप का दर्जा मिला है। किस कंट्री ने दिया है? तो सऊदी अरेबिया ने दिया है। और इस सोफिया का निर्माण हांगकांग की एक कंपनी ने की थी। तो इस क्वेश्चन से इतना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ कमिटी who is the chairman of the committee constituted by the central government for looking into withdrawal of AFSPA Armed Forces Special Power Act from Nagaland? यानी नागालैंड से आफ्सपा को वापस लेने की जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन हैं? रंजन प्रकाश देसाई, विवेक जोशी, के कस्तूरी रंगन या सुशील चंद्रा? तो इसका सही आंसर है विवेक जोशी। विवेक जोशी के नेतृत्व में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है जो ये जांच करेगी कि क्या आफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को नागालैंड से विड्रॉ किया जा सकता है। सिचुएशन ऐसा हो गया है, शांत ऐसा है कि ऐसा हो सकता है, इसकी ये जांच करेगी। ये इस आलोक में इसका गठन किया गया है। अभी हाल ही में आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा वहाँ जो है उन कुछ सिविलियंस का जो है हत्या हो गया, उसके बाद से ये वहाँ जो है विरोध चल रहा है इस आफ्सपा को लेकर के, और इसी सब के अवलोक में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है। रंजन प्रकाश देसाई जो है डीलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन है। डीलिमिटेशन कमीशन यानी इसको हिंदी में परिसीमन आयोग कहते हैं। ये जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो बनाया गया है अभी में जम्मू कश्मीर का डिसइंटीग्रेशन के बाद, तो डीलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन है, इम्पोर्टेंट है रंजन प्रकाश देसाई। के कस्तूरी रंगन अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चेयरमैन थे। इसके अलावा जो वेस्टर्न घाट है यानी पश्चिमी घाट है उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए उसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, गैडगिल कमेटी की जांच करने के लिए। उसके चेयरमैन भी के कस्तूरी रंगन थे। सुशील चंद्रा जो हैं, सुशील चंद्रा अभी वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला कमीशन है ट्रिनकोमाली वाइल्ड फील्ड टैंक डील। ट्रिनकोमाली वाइल्ड टैंक डील वाज फाइनलाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी भारत और किस देश के बीच ट्रिनकोमाली वाइल्ड टैंक डील जो है फाइनलाइज किया गया? भारत और रसिया के बीच, भारत और चाइना के बीच, भारत और श्रीलंका, या भारत या
यूएसए। तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है बहुत दिन से इस डील पे चर्चा हो रही थी, लेकिन चाइना का जो है श्रीलंका में इन्फ्लुएंस होने के कारण ये डील फाइनलाइज नहीं हो पा रहा था। अब ये क्या है, ट्रिनकोमाली ऑयल टैंक फील्ड, तो इसका जो निर्माण जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के द्वारा किया गया था, ताकि जो उसके एयरक्राफ्ट है उनको रीफ्यूल किया जा सकते। ब्रिटेन ने इसका जो है निर्माण किया था। इसमें टोटल 99 जो है स्टोरेज टैंक है, और वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एबंडेंट है। अभी वर्तमान में इसका ये परिप्रेक्ष्य है कि 15 जो है श्रीलंका की जो कंपनी है ऑयल कारपोरेशन, वो इसका इस्तेमाल कर रही है, और इसके अलावा जो बचे हैं उनमें इंडिया, भारत की जो आईओसी है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, और श्रीलंका की जो कंपनी है, वो दोनों मिलके उसमें ऑयल वहाँ पे जमा करेगी, ऑयल स्टोरेज करेगी। तो इसी को लेकर के ये डील है, ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि चाइना किसी तरह से नहीं चाहता है कि जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं उनमें भारत का इन्फ्लुएंस बढ़े। इसी से संबंधित एक और आता है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। ये भारत के द्वारा श्रीलंका में निर्मित किया जा रहा एक पोर्ट है, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। इसका भी काफ़ी विरोध हो रहा था चाइना के द्वारा, लेकिन फाइनली जो है श्रीलंका मान गया, और भारत यहाँ इसका निर्माण कर रहा है, वेस्ट कंटेनर टर्मिनल। अभी श्रीलंका है तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका जो है, पहले इसको सिलोन के नाम से जाना जाता था, सिलोन। 1972 में जो है, 1972 में इसका नाम लंका किया गया था। सिर्फ उस समय ये लंका था, और बाद में 1978 में इसके आगे, लंका के आगे श्री लगा दिया गया, और तब से श्रीलंका के नाम से जाना जा रहा है। भारत से ये पाक जलडमरू मध्य से जो है अलग होता है। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक आइलैंड है। श्रीलंका का भारत के साथ पुराना जो है रिश्ता है। भारत के कई शासक जो है श्रीलंका पे शासन कर चुके हैं एंशिएंट काल में। वर्तमान में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो जो गोतबया राजपक्षे हैं, गोतबया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे, ये दोनों भाई हैं। इनको मान लीजिए कि ये रंगा और बिल्ला हैं, ये, या फिर जो कह सक, ये आपस में दोनों सीट शेयरिंग करते रहते हैं। एक बार ये गोतबया राजपक्षे राष्ट्रपति बन जाएंगे, दूसरा बार महिंदा राजपक्षे, फिर दोनों एक बार इंटरचेंज करते रहते हैं। अब ये रसिया है, तो रसिया के बारे में जान लेते हैं। अभी हम लोग पढ़े, रसिया के साथ भारत का भी सबसे जो चर्चित मामला है वो S-400 मिसाइल का मामला है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत परचेज किया है रसिया से। ये काफ़ी चर्चा में है। अमेरिका इसका काफ़ी विरोध कर रहा है। रसिया के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कह लीजिए व्लादिमीर पुतिन है। रसिया का वर्तमान स्वरूप 1991 में आया। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया के बाद चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति है, और चाइना जो है एक कम्युनिस्ट सरकार है। ये यूएसए है, तो यूएसए के बारे में जान लेते हैं। यूएसए पूरे विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र बना, सबसे पहला संविधान लिखने वाला राष्ट्र बना। उसके अलावा अभी पूरे वर्ल्ड में जो लोकतांत्रिक देश हैं उनका ये अगुवा है। अभी हाल ही में यूएसए के द्वारा समिट फॉर डेमोक्रेसी एक पहले तरह का आयोजन किया गया था, जिसमें दुनिया के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनको निमंत्रित किया गया था। भारत भी उसमें आमंत्रित था, लेकिन चाइना और रसिया को आमंत्रण नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अ सिग्मा वाज इन न्यूज, व्हाट इज इट। हाल ही में सिग्मा खबरों में था, ये क्या है? एक रोबोट है, एक मैसेजिंग ऐप है, या एक्ट है, या फिर एक किस तरह का ऐप है और दूसरे तरह का ऐप है? तो इसका सही आंसर है ये मैसेजिंग ऐप है। अब ये मैसेजिंग ऐप है तो इसका क्या खासियत है? तो ये जो है स्पेशली आर्मी के लिए डेवलप किया गया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है आर्मी सिक्योर इंडिजिनसली डेवलप्ड मैसेजिंग ऐप।
ये पर्सनली यानी इंटरनली वो लोग इस्तेमाल करेंगे इसका, ताकि किसी तरह का खबर बाहर में लीक ना हो जाए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निषेध का प्रावधान है? आर्टिकल 16, 18, 19 या 17, यानी 16, 17, 18 या 19। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया है। देखिए, बाल विवाह जिसको चाइल्ड मैरिज कहते हैं, चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा के जैसा ही से भयानक कह सकते हैं एक और कुप्रथा जो है प्रचलित थी इंडिया में, अनटचेबिलिटी, जिसको अस्पृश्यता कहते हैं। इसको आम बोल चाल की भाषा में छुआछूत कहते हैं। छुआछूत का मतलब होता है जहां हम जिस कुआं से पानी पिए वहां आप न जाएं, जिस मंदिर में हम जा रहे हैं वहां आप न जाएं, यही है छुआछूत। तो इसको संविधान जो है क्या करती है, प्रोहिबिट करती है। आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 16 क्या है? तो आर्टिकल 16 में है लोक निर्माण, लोक सेवा में जो भी गवर्नमेंट नौकरी है या गवर्नमेंट सेवा है उसमें लोगों को समान अवसर मिलेगा। किसी तरह का भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसी के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन को माना गया है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो डिस्क्रिमिनेशन ही, लेकिन ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी ये सकारात्मक विभेद है। क्योंकि रिजर्वेशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से दबे कुचले हैं, ताकि वो ऊपर उठ सके। तो रिजर्वेशन को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मान करके आर्टिकल 16 के तहत ही ये प्रोवाइड की जा रही है। आर्टिकल 18 क्या है? तो इसमें उपाधियों का अंत किया गया है, जिसको प्रिवी पर्स के नाम से जाना जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे देशी रियासत थे, उनको भारत में शामिल करने के लिए कुछ लालच दिया गया था, आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। उसी को खत्म किया गया, उसको खत्म किया गया किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 18 के तहत। आर्टिकल 19 में क्या है? इसके अंदर 5 तरह के जो है आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी के अंतर्गत आता है। इसको आर्टिकल 19 को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं नहीं लिखा हुआ है, कई बार क्वेश्चन में जाना जा चुका है, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ अभिव्यक्ति के अंदर ही निहित है। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल अगर वीडियो अच्छा हो तो लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।